और खबर तफसील से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में आसाम की 31 अगस्त को जारी होने वाली NRC की हतमी फहरिस्त से मुताल्लिक़ अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में आसाम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल के अलावा मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और आसाम के चीफ सेक्रेटरी के अलावा दीगर आला ओहदेदारान शरीक हुए। मीटिंग में आसाम हुकूमत को NRC मसौदे में शामिल नहीं किए गए अफराद को हतमी फहरिस्त में नाम शामिल कराने के लिए पूरा मौका फराहम कराने की हिदायत दी गई। ऐसे हिंदुस्तानी शहरी जिनका नाम NRC की हतमी फहरिस्त में शामिल नहीं होगा, उन्हें अपना मौक़िफ़ फ़ौरन ट्रिब्यूनल में रखने का मौका दिया जाएगा। असम में NRC कई लोगों की खुदकुशी की वजह तो बना ही है, अब NRC की वजह से शादियां भी टूटने लगी हैं। दुल्हन के वालिद ने सिर्फ इसलिए शादी कराने से इनकार कर दिया कि दूल्हे का नाम NRC मसवदे में शामिल नहीं है। यही नहीं, दुल्हन के वालिद ने दूल्हे पर दुल्हन को अगवा कराने का भी इल्जाम लगा दिया। NRC किस हद तक लोगों की जिंदगी को मुतासिर कर रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब शादी ब्याह भी NRC मसवदे की बुनियाद पर तय पा रहे हैं या खत्म कर दिए जा रहे हैं। दिलावर हुसैन इसकी ताज़ा मिसाल है। दिलावर हुसैन शबाना नाम की लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन इन दोनों की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि दिलावर का नाम NRC मसवदे में नहीं है। शबाना के वालिद के मुताबिक वो ऐसे शख्स से अपनी बेटी का निकाह नहीं कराएंगे जो इस मुल्क का शहरी ही नहीं है, लेकिन दिलावर हुसैन की वालदा के मुताबिक शबाना के वालिद ने 5 लाख रुपए की डिमांड रखी थी, जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। এরপরে গিয়া তারা কইছে মানে একটা জেলা হয় একটা আমরা মোলার মুরব্বীরা আমরা দর্শন তারা দর্শন ধরে শেষ পরে বিকালে তারা বৈঠক হইছে মানে ওগো খিলা কিতা বিকালে বৈঠক হইয়ে বিকালে তারা বৈঠকের মাঝে উঠে কয় আমরা 5 লাখ টাকা দিতাম, তারা ডিমান্ড করছে। তখন মুরব্বীরা 5 লাখ শুনিয়া তারা মানে আইয়ে জিজ্ঞাসা করছে, আমরা কইছি 5 লাখ দিতাম না। মানে জেলা ছেলে যখন মেয়েও গেছে নি ছেলের লগে আর ছেলেও নিচে রিকা তো আমরা কইতে পারি না। এখন তোমরা ছেলে মেয়ে বিয়া পড়াইতে হয়ে গেলে আমরা 5 লাখ দিতাম না, জেলা সুন্দর হয় আমরা সুন্দর হয়ে বিয়া শাদি মোলা জেলা কইব আমরা লগে দিব মোলা এরকম করছি। असम के काशी जिले के शबाना और दिलावर फिलहाल फरार हैं। शबाना के वालिद ने दिलावर पर उनकी बेटी को अगवा करने का इल्जाम लगाया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। আমরা এফআইআর দর্জ করছি যে আমরা ওই রকম আমরা মেয়েটা বাসার তিনি নাই, আজকে রাত্রে তিনি আমরা বাসার তিনি নাই, তে আমরা যে ছেলে সন্দেহ ছেলের নাম দিছি, বাইর নাম দিছি, বাকি যারা যারা আসলা তারা নাম দিছি, দেওয়ার পরে তো হইল এফআইআর তো দর্জ হইল, এখন তো বর্তমানে পেন্ডিং চলের কাজ। दिलावर की वालदा को यकीन है कि 31 अगस्त को जो NRC की हतमी फहरिस्त जारी होगी उसमें दिलावर का नाम जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इमदाद याफ्ता मदारिस में तालीम और निसाब से लेकर तकर्री तक के मामलात से मुताल्लिक़ यूपी मदरसा बोर्ड के नित नए फरमान अब मदरसा इंतज़ामिया के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। मदरसा निसाब में फाजिल तिब पर्चे को इम्तिहान से बेदखल करने के एक तरफा फैसले के बाद अब मदारिस में स्टाफ की तकर्री के इख्तियारात को लेकर इंतज़ामिया के नए सर्कुलर से मदरसा मुंतज़मीन में बेचैनी नज़र आ रही है। आप देखिए मेरठ से तंजीम अंसार की रिपोर्ट। यूपी मदरसा बोर्ड के जरिए हुकूमत के नित नए फरमान अब इमदाद याफ्ता मदारिस के लिए परेशानी और तशवीश का सबब बनते जा रहे हैं। ताज़ा फरमान मदारिस इस्लामिया में तकर्री के मामलात को लेकर है, जहां मदरसा मैनेजिंग कमेटी से लेकर बोर्ड के रजिस्ट्रार तक के इख्तियारात का दायरा महदूद कर दिया गया है। हुकूमत के इस तरह के फरमान से मदरसा मुंतज़मीन में बेचैनी और तशवीश पैदा हो रही है। जो पद हमारे स्वीकृत थे मदरसे के अंदर वो AD बेसिक के जरिए से स्वीकृत होते हैं या ये कि गवर्नमेंट ने स्वीकृत किए हुए हैं, उसके बाद में संस्तुति लेटर के साथ में वो पूरी फाइल जो है रजिस्ट्रार के पास जाती है और रजिस्ट्रार महोदय जो है उसको अनुमोदन करते हैं। अब जो लेटर ये सामने आया, सर्कुलर सामने आया, ये बिल्कुल इस नियमावली के बिल्कुल उलट हो गया थोड़ा सा मामला। अब रजिस्ट्रार भी उस वक्त तक अनुमोदन नहीं कर सकते जब तक कि उस फाइल को शासन से अनुमोदित न करवा लें।
तो मैं समझता हूँ कि परेशानी की बात तो बढ़ ही रही है और बिल्कुल सियासत कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इसके अंदर पॉलिटिक्स या राजनीति है। ये सारे डिसीजन जो हैं वो गवर्नमेंट एक तरफा ले रही है और ना तो जो है मदारिस के टीचर्स एसोसिएशन की जो यूनियन है उसके किसी नुमाइंदे को इसमें शामिल किया जा रहा है, ना उनसे कोई राय मांगी जा रही है और ना इसके जो मदारिस के मुंतज़मा कमेटी की ज़िम्मेदारान हैं ना उनसे कोई राय ली जा रही है और गवर्नमेंट अपनी मनमानी तौर पर एक तरफा डिसीजन ले रही है। मदरसा मैनेजिंग कमेटी के इख्तियारात का दायरा महदूद किए जाने और फैसले में मदरसा मुंतज़मीन की तजावीज़ को शामिल न किए जाने से मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने तशवीश जाहिर करते हुए एहतजाज दर्ज कराने का फैसला किया है। तमाम मदरसे वाले इस सिलसिले में और बल्कि हमारी जो संगठन है मदारिस अरबिया टीचर एसोसिएशन का, वो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान है और वो कह रहे हैं कि चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, हम ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने नियमावली बनाई है उसका पालन कीजिए। नियमावली के अलावा अगर कोई आप कानून बनाना चाहते हैं तो कानून बनाइए। सर्कुलर के ज़रिए से बिल्कुल उस कानून की धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हैं आप? ये कुछ समझ से बालातर है। पुरजोर मुखालफत करते हैं और आने वाले वक्त में हम इसको जो है एहतजाज के तौर पर जो है उठाएंगे। मदरसा तालीम और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नित नए फैसले लेना वक्त की ज़रूरत है, ताहम इन फैसलों में मदारिस की तजावीज़ को शामिल न करके एक तरफा फरमान जारी करना हुकूमत की नीयत को मशकूक बनाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। दिल्ली उर्दू अकेडमी की जानिब से आज 2018-19 के लिए अवार्ड तकसीम किए गए। दिल्ली सेक्रेटरीट में एक पुरवकार तकरीब में दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के हाथों अपने अपने शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड तकरीब में दिल्ली उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल के साथ साथ दिल्ली के उर्दू अदीबों ने शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ी शकील हसन शमसी की किताब तलफ़ुज़ का रस्म इजरा अमल में आया। अवार्ड याफ्तगान ने इस मौके पर दिल्ली उर्दू अकेडमी के अवार्ड को एक बड़े एजाज़ से ताबीर किया। वहीं मनीष सिसोदिया ने उर्दू अकेडमी की कारकर्दगी को काबिल सताइश करार दिया। प्रोफेसर इत्तिकुल्लाह की अब तक आप 1 सितंबर 1935 में एक बड़े इल्मी खानदान में पैदा हुए। यकीनन आसानी हो जाएगी। उर्दू के बेइंतहा खिदमत कौमी और शकील हसन शमसी साहब को दर्जनों डॉक्टर जिया से गुजरते हुए 2018 के वाले डॉक्टर हुसैन अली 20वीं सदी के इब्तिदाई। ये अवार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं कि जो अपनी फील्ड में बहुत गैर मामूली काम अंजाम दे रहे हैं, तो ये एक तरह से उनकी खिदमत का एतराफ़ है और एकेडमी ये अवार्ड पेश करती है उनकी खिदमत में, उसके एतराफ़ में। देखिए, कोई भी अवार्ड मिलना एक आदमी को अच्छा महसूस होता है कि खुशी महसूस होती है, लेकिन उर्दू अकेडमी का अवार्ड जो है काफ़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड माना जाता है दिल्ली उर्दू अकेडमी का, इसलिए अच्छा लगता है। लेकिन असली नाम जो होता है वो है अवाम आपको कैसा रिकग्नाइज करते हैं, आपकी तहरीरों को, आपके अगर पढ़ा जा रहा है, उसको पसंद किया जा रहा है, तो आपको सही इनाम वही है जो आपका वहाँ से मिलता है अवार्ड, आपको आपके अवाम देते हैं। लेकिन उसी अवाम के जो जज्बात होते हैं उसी के एहसास और जज्बात की तर्जुमानी करते हुए अगर कोई तंजीम देती है तो और खुशी होती है कि हाँ भाई चलो, हमने कोई सोर्स नहीं लगाया, हमने किसी से सिफारिश नहीं की और हमको इस तरीके से एक ये चीज़ अवार्ड मिला। मैं समझता हूँ कि दिल्ली उर्दू अकेडमी उर्दू के फ़रोग़ के लिए अच्छा काम कर रही है और बहुत सी दूसरे इलाक़ों में जो काम हो रहे हैं उनसे बेहतर काम एकेडमी के ज़रिए हो रहा है। और आज ज़रूरत है दो बातों की कि हम उर्दू को बेहतर तरीके पर पढ़ाने का इंतज़ाम कर सकें। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी तवज्जो देना चाहिए कि इतने इनामात देकर जो हुकूमत का नाम होता है उसके साथ ये भी होना चाहिए कि जिस ज़बान के ये अवार्ड हैं उस ज़बान को मादरी ज़बान की हैसियत से पढ़ने की इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए।
पूरे हिंदुस्तान के अदबी माशरा और उर्दू ज़बान का जो माशरा है उसकी नज़रें इस एकेडमी पर रहती हैं, इसकी एक्टिविटीज़ पर रहती हैं। और यहाँ लोग जिन मुज़ाकरों में और सेमिनारों में बुलाए जाते हैं तो वो समझते हैं कि ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। इसलिए नहीं कि सब उनको बुलाया गया है, बल्कि इसलिए कि सिर्फ उनको बुलाने के मायने उनका एतराफ़ करना है। यकीनन मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये जो नई नस्लें हैं, आइंदा नस्लें, वो भी ये देखेंगी कि भाई ये जो जिन लोगों को इनाम मिला है और इन लोगों का अदबी सफ़र किस नौइयत का था और इन लोगों ने किस तरह के मराहिल तय किए हैं। दिल्ली की जो उर्दू एकेडमी है बहुत मेहनत से काम कर रही है, पूरी टीम मिलके, ऑफिसर्स की, इसके गवर्निंग बॉडी की, और कई नए परिवर्तन हुए हैं इसमें। दिल्ली के कनॉट प्लेस में होने वाला उर्दू फेस्टिवल इसका एक बार इस बात का गवाह है कि कैसे हम दिल्ली की आम जनता तक उर्दू लिखने से लेके, उर्दू बोलने से लेके, उर्दू की कला तक को लेके जा रहे हैं। और आज इतने नामचीन शख्सियतों को अवार्ड दिया गया है, उन्होंने अवार्ड स्वीकार किया है। इससे उर्दू एकेडमी का भी मान बढ़ता है और इससे बाकी जो नए लोग हैं उनको भी हौसला मिलता है कि हम भी उसमें मेहनत करें। सर, उर्दू टीचर को लेकर के आपने एक लिस्ट भी मंगाई थी और सरकार के उस पर काम चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। रांची के मौलाना आज़ाद कॉलेज में तलबा के दाखिले के ताल्लुक से रोक हटा ली गई है। रांची यूनिवर्सिटी ने कॉलेज इंतजामिया को कॉलेज के लिए ज़मीन की जल्द हुसूलियाबी की शर्त पर 6 माह की मोहलत दी है। इस मोहलत के बाद कॉलेज इंतजामिया सरगर्म हो गया है। रांची के वाहिद मुस्लिम अक़लियती तालीमी इदारा मौलाना आज़ाद कॉलेज में तालीमी बहरान खत्म हो गया है। रांची यूनिवर्सिटी ने इस कॉलेज में दाखिले पर लगी रोक हटा ली है। कॉलेज के पास 5 एकड़ जमीन नहीं होने के नतीजे में नए दाखिले पर रोक लगाई गई थी। लोग को अभी 6 महीने का टाइम मिला है। प्रेसिडेंट सर खुद जाके वीसी से मिले हैं। सिर्फ बीकॉम में रोक लगा था, बाकी तो परमानेंट एफिलिएशन है, बाकी सब्जेक्ट में नहीं लगा है और हम लोग अभी एडमिशन ले रहे हैं। ये कॉलेज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जरिए कायम करदा मदरसा इस्लामिया की इमारत में कायम है। अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक अनकरीब कॉलेज के लिए जमीन की रजिस्ट्री होगी। एग्रीमेंट होने वाला है। वो ज़मीन यहाँ से करीब 22 से 23 किलोमीटर दूर बन्ना पीढ़ी एक जगह है, वहाँ पे जगह हम लोग फाइनल कर लिए हैं और उसकी रजिस्ट्री बहुत अनकरीब हो जाएगी और यूजीसी के ज़रिए उसमें कॉलेज के लिए पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। हालांकि इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसमें भव्य बिल्डिंग बनेगी कॉलेज के लिए, मौलाना आज़ाद कॉलेज के नाम से। वाज़ेह है कि मुस्लिम माशरे की आला तालीमी तरक्की के मकसद से इस कॉलेज का क़याम किया गया था। कॉलेज की नई इमारत की तामीर से शहर के साथ साथ देही इलाकों के तलबा के भी तालीमी तरक्की के इम्कान रोशन होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। असेंबली इंतखाबात से कबल महाराष्ट्र का सियासी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। MIM और दलित लीडर प्रकाश अंबेडकर की सियासी जमात पर मुश्तमिल बहुजन वंचित अघाड़ी ने कांग्रेस के सामने नई शर्त रखी है। अब प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस के सामने 50-50 का फार्मूला पेश किया है। महाराष्ट्र की सियासत को भांपते हुए दलित लीडर प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद के लिए कांग्रेस को 288 असेंबली नशिस्तों में से 144 नशिस्तें देने की पेशकश करके सेकुलर खेमे में फिर एक बार हलचल मचा दी है। जबकि प्रकाश अंबेडकर ने MIM को 26 अगस्त तक असेंबली नशिस्तें देने के मुतालिक फैसला करने की जानिब इशारा किया है। चर्चा हो ही नहीं रही। हम तो कांग्रेस को खुले आपके माध्यम से दे रहे हैं कि आइए 144 सीट कांग्रेस लड़े, 144 सीट वंचित बहुजन अघाड़ी लड़े। स्वीकारना है कांग्रेस तो आपके माध्यम से दे रहा हूं, कांग्रेस ने स्वीकारना है तो स्वीकार लीजिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे को ईडी की जानिब से नोटिस ने भी रियासत की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। एनसीपी के बड़े नेता शिवसेना और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। रियासत के कांग्रेस लीडरान भी अपने आप को महफूज करने की फिक्र में है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सेकुलर जमातों से इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका है। महाराष्ट्र में लोकशाही आघाड़ी हमारी है कि जिसने बहुत साल से हम साथ में काम करते हैं। उसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, अन्य मित्र पक्ष भी हमारे साथ काम करते हैं
ऐसा है कि ये साथ में काम करने का है, सबको साथ में लेके काम करने का है। हमने तो उनको विनती की है, हमारा तो उनको आग्रह है कि आप हमारे साथ आ जाओ, आगाड़ी में आ जाओ। ये प्रस्ताव क्या है हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। समाजवादी पार्टी और दीगर सेकुलर छोटी जमातें भी अहम सीटों के लिए अपने मुतालबात पर कायम हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सोच बहुत क्लियर है कि हमको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है कि शिवसेना बीजेपी को हम कैसे हरा सकते हैं। तो वंचित अघाड़ी हो, कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी, सभी सेक्युलर पार्टीज़ को एक साथ आना चाहिए, जिसमें और भी छोटी पार्टियां हैं, शेका पक्ष है, स्वाभिमान पार्टी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये सब पार्टियां अगर एक साथ आती है तो डेफिनेटली बीजेपी शिवसेना किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकती। सियासी तज्ज़िया निगारों का मानना है कि जाफरानी और यकरुखी इत्तेहाद को शिकस्त देने के लिए तमाम सेकुलर जमातों को कवी इत्तेहाद की तरफ गामजन होने की जरूरत है, वरना जाफरानी जमात आने वाले इंतखाबात में इन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अभी जो फिलहाल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें ये देखने में आ रहा है कि सभी जो दिग्गज नेता हैं सभी पार्टीज़ के, सब एक पार्टी में जा रहे हैं। तो कहीं तो एक फ्रंट खड़ा होना चाहिए, जो सेक्युलर अलायंस जिसको कहते हैं, वो कहीं तो खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक अपोजिशन रहे। एक सभी लोग बीजेपी में चले जाएंगे तो किस तरह ये सेक्युलर पार्टीज एग्जिस्ट कर सकेंगे। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी और शिवसेना अपनी ताकत को मनवाने और बढ़ाने के दर पर हैं। अगर रियासत की सियासत इसी रुख पर गामजन रही तो मजबूत अपोजिशन का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। मारूफ मौसीक़ार ख़याम को आज सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द-ए-लहद किया गया। ख़याम साहब की अंधेरी वेस्ट के 4 बंगलो कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। वाज़ेह के जूहू के सुजोय अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 93 साल ख़याम को फेफड़ों में इन्फेक्शन के बायस 28 जुलाई को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ख़याम, जिनका असल नाम मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी है, 18 फरवरी 1927 को पंजाब के ज़िला जालंधर के तहसील नवाज शहर में पैदा हुए थे। उन्हें 3 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। उन्होंने 1953 में फिल्म फुटपाथ से अपनी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ किया। इनकी मशहूर फिल्मों में फिर सुबह होगी, लाला रुख, कभी कभी, नूरिया, थोड़ी सी बेवफाई, दिल नादा, बाजार, रज़िया सुल्तान वगैरह शामिल हैं। इन्होंने मौसीक़ी की तालीम मारूफ मौसीक़ार बाबा जी चिश्ती से लाहौर में हासिल की। अंतिम को सलाम मिलेंगे। सलाम बड़ी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जिया है, मुकम्मल क्रिएटिव, आखिरी मोमेंट तक बहुत क्रिएटिव थे, तख्लीक हो रही थी उनकी, और सिर्फ उन्हें खुदा हाफिज़ कहने के लिए आए हैं। जगजीत जी के लिए दुख होता है कि वो कुछ बरस अकेले अभी काटने होंगे, और वही ज़िंदगी है। लेकिन ख़याम साहब के जाने से बस यही कह सकता हूँ कि एक स्कूल ख़त्म हो गया, वो स्कूल बंद हो गया, उस्ताद उसमें से टीचर उठ के चला गया है। ये नया स्कूल है, देखिए हमने सब ने सीखा है उनसे। हम सब लोग ने सीखा, हम तो उनके गाने सुन के
बड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत कंपोज़र थे और बहुत उनकी मेलोडी का जवाब ही नहीं था। तो बहुत देर तक उन्होंने बहुत वक्त तक अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद हुकूमत ज़रूर तब्दील हो गई है, लेकिन अक़लियतों के तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर हुकूमतों का रवैया एक जैसा ही दिखाई देता है। भोपाल की तारीख़ी इमारतें और नवाबीन भोपाल के मकबरे एक एक कर अपना वजूद खोते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत है कि सुनने को तैयार नहीं। तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर भोपाल की समाजी तंजीमों ने हुकूमत को 10 दिन का वक्त दिया है। अगर 10 दिन में उनके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर कमलनाथ हुकूमत संजीदा कदम नहीं उठाती है तो समाजी तंजीमों ने सीएम हाउस के सामने एहतजाज करने का ऐलान किया है। जो शाही दरवाजे होते थे एक एक कर करके उनको तोड़ दिया गया है और ये बराबर जो है ये प्रशासन की लापरवाही है। 15 साल से बीजेपी का शासन था और इसको बर्बाद और बदहाल कर दिया गया है। अभी कांग्रेस की सरकार है, अभी हम इन लोगों से भी मांग कर रहे हैं कि आप जो भोपाल की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो भोपाल की तारीखी पहचान है, उसको संवारने का काम करिए। हम बराबर मुस्तकिल ये मांग कर रहे हैं और कि इनको सजाना चाहिए, संवारना चाहिए। अब उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कुछ हल निकले। अगर नहीं निकलेगा तो फिर हमें इसके लिए जो भी लोकतांत्रिक तरीके होंगे हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और अब कांग्रेस की हुकूमत है, वहाँ से भी कोई शोर काम नहीं किया जा रहा है। अभी देखिए आप, ताजुल मसाजिद भोपाल शहर की शान शान मस्जिद है, मोती मस्जिद है और जामा मस्जिद है, ये भोपाल की बेगमात ने बनाई, पर उनके मकबरात के जो हालात हैं वो देखने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही है उन पे। तो मसाजिद और मकाबिर जितने भी हमारे बुज़ुर्गों के और नवाबों के जो हैं, जिन्होंने इस पर कोशिश की, मेहनत की और इस पूरे भोपाल को ग्रीन, जिसको आज हम ग्रीन कहना चाहते हैं कि भोपाल ग्रीन और भोपाल जो है हर जी क्लीन होना चाहिए। तो भोपाल ग्रीन, भोपाल क्लीन कैसे होगा? उसका तरीक़ाकार ये नहीं होगा कि हमारी जो एक पहचान है, इसके अंदर जो ज़ेब व ज़ीनत थी, जो एक खूबसूरती थी, वो ख़त्म हो जाए। 10 लाख रुपए शाहजहाबाद के गेट के लिए दिलवाए थे और गेट की रिपेयरिंग हुई थी। अब वो साइड से वो गेट गिर रहा है, नीचे से दिखाया है। कोई चीज़ ये है कि वो नहीं गिरे, उसको हम बना लें, लेकिन अगर जान माल के नुकसान लाने वाली बात होगी फिर मजबूरी में कोई कदम उठाना पड़ेगा। जयपुर में जमात इस्लामी हिंद राजस्थान की जानिब से ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया। ईद मिलन तकरीब में कौमी यकजहती और भाईचारा के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। जमात इस्लामी हिंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की, जिसमें मुल्क के मौजूदा हालात में नफरतों के खात्मे पर जोर दिया। इमदाद याफ्ता मदारिस में तालीम और निसाब से लेकर तकरीरी तक के मामलात से मुताल्लिक़ यूपी मदरसा बोर्ड के नित नए फरमान अब मदरसा इंतज़ामिया के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। मदरसा निसाब में फाजिल तिब पर्चे को इम्तिहान से बेदखल करने के एक तरफा फैसले के बाद अब मदारिस में स्टाफ की तकर्री के इख्तियारात को लेकर इंतज़ामिया के नए सर्कुलर से मदरसा मुंतज़मीन में बेचैनी नज़र आ रही है। पेश है मेरठ से तंजीर इंसार की रिपोर्ट। यूपी मदरसा बोर्ड के जरिए हुकूमत के नित नए फरमान अब इमदाद याफ्ता मदारिस के लिए परेशानी और तशवीश का सबब बनते जा रहे हैं। ताज़ा फरमान मदारिस इस्लामिया में तकर्री के मामलात को लेकर है, जहां मदरसा मैनेजिंग कमेटी से लेकर बोर्ड के रजिस्ट्रार तक के इख्तियारात का दायरा महदूद कर दिया गया है। हुकूमत के इस तरह के फरमान से मदरसा मुंतज़मीन में बेचैनी और तशवीश पैदा हो रही है। जो पद हमारे स्वीकृत थे मदरसे के अंदर, वो एडी बेसिक के जरिए से स्वीकृत होते हैं या ये कि गवर्नमेंट ने स्वीकृत किए हुए हैं। उसके बाद में संस्तुति लेटर के साथ में वो पूरी फाइल जो है रजिस्ट्रार के पास जाती है और रजिस्ट्रार महोदय जो है उसको अनुमोदन करते हैं। अब जो लेटर ये सामने आया, सर्कुलर सामने आया, ये बिल्कुल इस नियमावली के बिल्कुल उलट हो गया थोड़ा सा मामला। अब रजिस्ट्रार भी उस वक्त तक अनुमोदन नहीं कर सकते जब तक कि उस फाइल को शासन से अनुमोदित न करवा लें। तो मैं समझता हूं कि परेशानी की बात तो बढ़ ही रही है और बिल्कुल सियासत कहीं ना कहीं मैं समझता हूं इसके अंदर पॉलिटिक्स या राजनीति है। सारे डिसीजन जो हैं वो गवर्नमेंट एक तरफा ले रही है और ना तो जो है मदारिस के टीचर्स एसोसिएशन की जो यूनियन है उसके किसी नुमाइंदे को इसमें शामिल किया जा रहा है, ना उनसे कोई राय मांगी जा रही है और ना इसके जो मदारिस के मुंतज़मा कमेटी की ज़िम्मेदारान हैं ना उनसे कोई राय ली जा रही है और गवर्नमेंट अपनी मनमानी तौर पर एक तरफा डिसीजन ले रही है।
मदरसा मैनेजिंग कमेटी के इख्तियारात का दायरा महदूद किए जाने और फैसले में मदरसा मुंतजमीन की तजावीज़ को शामिल न किए जाने से मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने तशवीश जाहिर करते हुए एहतजाज दर्ज कराने का फैसला किया है। तमाम मदरसे वाले इस सिलसिले में, और बल्कि हमारे जो संगठन है मदारिस अरबिया टीचर एसोसिएशन का, वो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान है और वो कह रहे हैं कि चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, हम ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने नियमावली बनाई है उसका पालन कीजिए। नियमावली के अलावा अगर कोई आप कानून बनाना चाहते हैं तो कानून बनाइए। सर्कुलर के ज़रिए से बिल्कुल उस कानून की धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हैं आप? ये कुछ समझ से बालातर है। पुरजोर मुखालफत करते हैं और आने वाले वक्त में हम इसको जो है एहतजाज के तौर पर जो है उठाएंगे। मदरसा तालीम और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नित नए फैसले लेना वक्त की ज़रूरत है, ताहम इन फैसलों में मदारिस की तजावीज़ को शामिल न करके एक तरफा फरमान जारी करना हुकूमत की नीयत को मशकूक बनाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। कदीम मजमून फाजिल तिब के पर्चे को इम्तिहान से ख़त्म किए जाने के मदरसा बोर्ड के फैसले पर मदरसा मुंतज़मीन ने मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया। यूपी मदरसा बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन जहां इस पर्चे की अहमियत से इनकार कर रहे हैं, वहीं मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान के मुताबिक बगैर किसी सलाह मशवरे के बोर्ड के एक तरफा फैसले मदारिस के हक़ में मुस्बत साबित नहीं हो सकते। ये जो आपको एहसास में रखना पड़ेगा जो तिब का माहिर हो, और उस किसी मदरसे में अगर आपने एक पर्चे के लिए आप उस्ताद रखेंगे तो जाहिर है कि कोई मदरसा इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगा, और मदरसा बोर्ड भी मैं समझता हूँ कि उसकी तनख्वाहें देने नहीं दे सकता वो। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा किया उन्होंने कि हटा दिया, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर मदरसा बोर्ड एक मुकम्मल निसाब तिब का बनाए और वो अब मदरसों में उसका बाकायदा एक अलग से शोबा कायम करे और जो उसकी शराइत हैं उसके मुताबिक उसकी तालीम हो, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा होगा और ये जाहिर है कि उसका कोई फ़ायदा भी होगा। हमने जो है यूनियन स्तर पे जो मुतालबा किया, उस वक्त जो है बीएसपी की या सपा की हुकूमत थी, इफ्तिखार साहब सचिव थे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के। हमने उनसे मुतालबा किया कि यह है कि जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ लैब मौजूद है, जो स्टूडेंट्स हैं जो फाजिल तिब इम्तिहानात पास कर लें उनको जो है 1 साल या 2 साल प्रैक्टिकल कराकर और उनको जो है उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उन्हें जो है प्रैक्टिस की इजाज़त दी जाए। तो इससे जो है अब बताइए मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल जो है हमेशा अंधेरे में जा रहा है, कोई मुस्तकबिल उनका रोशन नहीं दिखाई दे रहा, तो मदारिस में किस तरह पढ़ने आएंगे तलबा। तो इससे मेयार जो है मदारिस इस्लामिया का गिर रहा है। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का सिलसिला जारी है। रामलला बराजमान के वकील ने बहस में शिरकत की। CS विद्यानाथन रामलला बराजमान की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा ढांचा मंदिर तोड़कर तामीर किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि महकमे आसार कदीमा को जो सुतून मिले हैं इसमें मंदिर के आसार भी पाए गए हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी किया है। फेसबुक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा केसों को मुंतकिल करने की अपील की गई है। फेसबुक ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। इस मामले पर आइंदा समाअत 13 सितंबर को होगी। इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी में सैलाब का खतरा और भी संगीन हो गया है। दोनों नदियों के सतह आब में लगातार इजाफा हो रहा है। सैलाब के खतरे को देखते हुए मकामी इंतजामिया ने नदी के किनारे रिहायशी इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाई गंगा और यमुना खतरे के निशान से सिर्फ 2 मीटर नीचे है। रिहायशी इलाकों में सैलाब का पानी घुसने से गंगा पार के कई गाँव का राब्ता शहर से मुनक़ता हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने सैलाब के खतरे से आगाह तो कर दिया है, लेकिन सैलाब ज़दा इलाकों में अभी तक राहत रसानी का काम नहीं शुरू किया गया। गंगा पार के झूसी इलाके में सैलाब का पानी घरों में घुस गया है। सैलाब का पानी रिहायशी इलाकों में भर जाने से मामूल की जिंदगी ठप होकर रह गई है।
रास्ता बंद होने से बहुत लोग को दिक्कत होता है। जो लोग डेली बिजनेस रोजगार कर रहे हैं, दूध ले जाते हैं मार्केट में, उनके लिए काफ़ी दिक्कत है। पानी इतना काफ़ी हो गया कि सब लोग नाव से अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं। यह है कि अपने जान पे खेल रहे हैं उन लोग। लोगों का आना जाना काफ़ी दुर्बल है। लोग अपने जीवन को जो है बिल्कुल जीवन बाजी लगा करके अप डाउन कर रहे हैं, किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रशासन का तो फिलहाल कोई नहीं आया। ये गारापुर और इलाहाबाद को जोड़ने वाली रोड है, गारापुर झूसी, ये रोड जो है बिल्कुल बंद हो गया है, जिससे कि आने जाने के लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। वो आप देख रहे हैं सामने से, ये करीब 1 किलोमीटर है यहाँ से। कैसे लोग जा रहे हैं? नाव चल रही है? ये आगे जाते हैं वहाँ थोड़ा दूर, उसके बाद फिर वहाँ से नाव मिलती है तो उस पार जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कई लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि बड़े पैमाने पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। साहब, यहाँ पे हमारी बस्ती बहुत गरीब है और यहाँ पे बांध जरूर बन जाए। हम मोदी सरकार से यही चाहते हैं, यहाँ कुछ न कुछ व्यवस्था हो। यहाँ गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं और हम भी गरीब ही हैं साहब। सब खेती बाड़ी सब कट गई, मकान कट गो। प्रधान जी आते हैं, हमें तो वही देखभाल कर रहे हैं। क्या नाम है, मकान कट गो, खेत भी कट गो। रात भर 2 साल की कटाई है रही है हमारे खेत की, मकान की। और क्या नाम है, हमें तो कोई वो ना है, विपस्सा ना रहने की कहूँगी। न्यूज़ 18 की टीम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना चाहती है जो इस इलाके के लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और डर के साए में जी रहे हैं। जी हाँ, हम मौजूद हैं राजघाट इलाके में, जहाँ सैकड़ों बीघा किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। 10 से ज़्यादा मकान भी पूरी तरह गंगा में समा चुके हैं। मैं कहूँगा अपना कैमरामैन निशान से तस्वीरों में दिखाएं। पूरी स्थिति भयंकर बनी हुई है। पानी ने अपना विकराल रूप यहाँ अपना रखा है। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है, वहाँ तक की जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। हज़ारों बीघा, यहाँ के जो स्थानीय लोगों बता रहे हैं कि हज़ारों बीघा फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और परिवार डर के साए में है, क्योंकि लोगों के जो खाने पीने का राशन है वो तक गंगा जी में समा चुका है। हालांकि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा कल एक जिलाधिकारी खुद स्वयं आए थे और टीम भेजी थी, जिसके बाद उन्होंने सर्वे कराया। लेकिन ये हालात आज ही नहीं, इससे पिछले साल भी यही हालात रहे थे। लेकिन किसी तरह से कोई भी अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया जिससे कि लोग चैन की सांस ले सकें। कैमरामैन जिशान के साथ अली शरफ, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। यमुना नदी का सतह आब बढ़ने की वजह से गाजियाबाद भी मुतासिर हो रहा है। गाजियाबाद के 6 गांव में पानी दाखिल हो गया है। इन सभी गांव को खाली करा गया है, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मौके पर मौजूद SDM प्रशांत तिवारी ने पूरे मामले की इतला दी। दोनी क्षेत्र में 6 ऐसे गांव थे जो हनीकुंज बैराज से पानी छोड़े जाने से प्रभावित थे। अभी फिलहाल पानी खतरे के निशान के नीचे ही है। 210 हमारा 209 लेवल है। अभी पानी उसके आसपास ही पहुंच रहा है। हमने पूरी तैयारी कर रखी है, कैंप बना रखे हैं, टीमें अलग अलग बना रखी हैं और राहत बचाव कार्य के लिए भी अलग से टीमें बना रखी हैं। जो लोग प्रभावित थे, कुछ घरों को उनको सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया गया है। ऐसे लगभग कल हमने 7 घर खाली कराए थे और आज करीब 13 परिवारों के 58 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ये जानकारी तो एक्सिन इरीगेशन से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि एक्सिन इरीगेशन ने अभी फिलहाल बताया है कि अभी ये परसों का ही पानी है जो चल रहा है, और अगर और पानी यमुना बैराज से छोड़ा जाएगा, हनीकुंज बैराज से, तो उसकी जानकारी हम लोगों को पहले से दी जाएगी। गरीबों, यतीमों और मिस्किनों को इंसाफ दिलाने और दुनिया से दहशतगर्दी को मिटाने के लिए तालिमात अली पर अमल करना ज़रूरी है। इन ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश्वरों ने लखनऊ में किया। आइए रुख करते हैं लखनऊ का और देखते हैं यौम गदीर के ताल्लुक़ से तारक कमर की खास रिपोर्ट। इल्म दुनिया के हर मसले का हल और एक ऐसी रोशनी है जिसके जरिए हर तरह की तारीकी को दूर किया जा सकता है। और इल्म के शहर में दाखिल होने के लिए उस दरवाजे से होकर गुजरना जरूरी है जिसका नाम अली है। हजरत अली से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले लोग यही मानते हैं कि समाजी बुराइयों का खात्मा करने के लिए तालीमात अली से रोशनी हासिल करना वक्त की अहम जरूरत है। अगर दुनिया को दहशतगर्दी के मुकाबला करना है और ख़त्म करना है तो मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा,
क्योंकि अली ही का रास्ता वो है जो दुनिया से अली चाहते थे कि दुनिया में जुल्म ना हो, ज़ाती ना हो, किसी को मारा ना जाए, कत्ल ना किया जाए। अली के अलावा कोई रास्ता ऐसा है जो दहशतगर्दी ख़त्म कर सके। इस हुकूमत को भी चाहिए है कि हिंदुस्तान के अंदर मौला अली के जो बनाए हुए कानून है अगर उस पर चला जाए तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई दहशतगर्द बाकी नहीं रहेगा। उनकी तालीमात और खिदमत जो हैं अगर उसको पर पूरे तौर पर अमल कर लिया जाए तो फिर दुनिया में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज़ मौजूद ही ना रहे। आज के मौके यानी ईद गदीर की मुनासबत से यूं तो मुख्तलिफ मुकामात पर लोगों ने अपने अपने तौर पर मौला अली को खिराज अकीदत पेश किया, लेकिन सही खिराज अकीदत तो यही है कि लोग गैर जरूरी रीत रिवाजों से बेनियाज होकर हजरत अली की जिंदगी के बुनियादी मकसद को पहचाने। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब की जो तालीमात थी वो तो उसको हमने बेशतर उसका हिस्सा जो है वो रिचुअल्स बना लिया है और हम उस तारीख़ पर बहुत खुश होते हैं और बड़े बड़ी महफ़िलें करते हैं और बड़े बड़े इज्तिमा करते हैं, लेकिन बुनियादी जो चीज़ें उन्हीं ने फरमाई थी उस पर हम अमल नहीं करते। मुसलमानों के जो भी तबक़ात मानते हैं उनको अब आज के दौर में हमने ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोग्राम्स को ग्लैमराइज़ कर दिया है। हमने जो बुनियादी बातें थी उनको छोड़कर रिचुअल्स को तरजीह दी है। ज़ाहिर है कि इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उलूम को इतना आम किया है और इतना आपने इल्म के ताल्लुक़ से ये कहना आपका कि जितना मेरे पास इल्म था लोगों ने उतना नहीं लिया है। और उसकी एक मिसाल और है कि नहजुल बलागा वाहिद पूरी दुनिया की वो किताब है कि जिसकी आज तक कोई मिसाल नहीं ला सका है। उसके इंट्रोडक्शन में इतना कह दूं कि उसके सरे वर्क पर लिखा मिलेगा आपको टाइटल पर, तहता कलामिल खालिक फ़ौका कलामिल मखलूक, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के कलाम से कमतर है, बाकी तमाम तर मखलूक़ात के कलाम से बालातर है। मारूफ आलिम दीन और फ़ाल समाजी और सियासी कारकुन मौलाना अली हुसैन क़ुमी ने यह भी कहा कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो समाजी बुराइयों के खात्मे और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए तालीमात रसूल और आले रसूल के फ़रोग़ को यकीनी बनाए, जिससे मुल्क में मोहब्बत का राज हो और नफ़रत और दहशत को ख़त्म किया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से लखनऊ में ईद गदीर के मौके पर बच्चों को हुसूल तालीम के लिए बेदार करने की कोशिश की गई। इस मौके पर बाब शहर इल्म की निस्बत से एक इल्मी मुसाबक़े का एहतमाम भी किया गया। लखनऊ की आसफी मस्जिद में मुनक़्क़दा इस मुसाबक़े के नताइज का ऐलान आइंदा 25 तारीख को किया जाएगा, जिसके बाद बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा जाएगा। ईद गदीर की मुनासिबत से इमामिया ट्रस्ट के बच्चों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में मंजूम खराज अक़ीदत भी पेश किया। के चाहने वालों का खैर मकदम है, हुसैनियत के जियालों का खैर मकदम है, हुसैनियत के जियालों का खैर मकदम है। अंधेरों जाओ कहीं मुँह छिपा लो तुम अपना, यहाँ तो सिर्फ उजालों का खैर मकदम है, यहाँ तो सिर्फ उजालों का खैर मकदम है। सूरज मेरे कहने पे भला क्यों न पलटता, तारा मेरी दहलीज पे कैसे ना उतरता, मैंने ही जलाए मैंने ही जलाए ते बुझा देता मैं अक्सर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। अब भी अज़ानें होती हैं और नमाज़ें जारी हैं, अपने हिंदुस्तान में भी आज भी लाखों कारी हैं। जामिया उर्दू अलीगढ़ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के इश्तिराक से आर्ट्स फैकल्टी लाउंज में मुनक्कदा 10 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू है तरीक़े तहक़ीक़। इस वर्कशॉप में मुल्क भर से रिसर्च स्कॉलर्स शिरकत कर रहे हैं। आज इफ्तिताही जलसा में यूनिवर्सिटी के ऑनररी ट्रेजरर और पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद ज़ुल्लुर रहमान, प्रोफेसर इमीरेट्स फरहतुल्लाह खान और दीगर असातिज़ा शरीक हुए।
और रिसर्च के मयार को बुलंद करने पर जोर दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि जो उसूल तहकीक हैं, इससे रिसर्च स्कॉलर्स का वाकिफ होना निहायत ज़रूरी है। खुशी की बात है कि उर्दू में रिसर्च मेथडोलॉजी और इल्मी उसूल तहकीक पर इस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसमें हिंदुस्तान भर के लोग आए हैं। 10 रोज़ तक उनका अलीगढ़ में क़याम रहेगा। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लेक्चर होंगे और ये बताया जाएगा इन लोगों को कि इल्मी उसूल तहकीक की रोशनी में वो अपनी थीसिस और अपनी तहकीक को मुकम्मल करें, ये इसका बड़ा है। तमाम सबके इश्तराक के साथ यकीनन वो रास्ते निकलेंगे कि जो मौजूदा रिसर्च की क्वालिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। आला तालीम का जो मेयार बनता है वो तहकीक से बनता है। मकालात जो लिखे जाते हैं, इस पर जो डॉक्टरेट अवार्ड होती है, उसकी क्वालिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है किसी यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस है। ये कोशिश जो उर्दू डिपार्टमेंट ने की है, इनके अपने रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, इस्तिज़ा भी हैं, इसमें शरीक हैं। 10 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। तहकीक से मुताल्लिक़ बहुत अहम मौज़ूआत के ऊपर यहाँ पर गुफ्तगू होगी। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मौलवी और फौकानिया का आज रिजल्ट जारी किया गया। फौकानिया में पूर्णिया की शगुफ्ता परवीन ने टॉप किया, वहीं मौलवी में अररिया के मोहम्मद सलाहुद्दीन सूबे के टॉपर बने। लड़कियों ने फौकानिया और मौलवी के इम्तिहान में बाजी मारी। फौकानिया के इम्तिहान में 56,180 तलबा व तालिबात ने कामयाबी हासिल की। वहीं मौलवी के इम्तिहान में 24,836 तलबा व तालिबात कामयाब रहे। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने रिजल्ट शाया किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बोर्ड के चेयरमैन ने दावा किया कि आइंदा साल से मदरसा बोर्ड का इम्तिहान और रिजल्ट बिल्कुल वक्त पर मुनक्किद किया जाएगा। फौकानिया में जो फर्स्ट किए हैं उसमें शगुफ्ता परवीन, लाडली खातून, अफसा खातून, सुमैया खातून, बीबी आतिया फिरोज, MD साबिक और साइस्ता यास्मीन, फरहा परवीन, रुखसार और खुशबू परवीन, ये सब 10 जो है बच्चियाँ ये फौकानिया की हैं। ये मौलवी में आपका जो है MD सलाहुद्दीन, MD किफ़ायतुल्लाह, आयशा नूर, आरफा सबनम और अफजल करीम और रिजवान आलम, ये 10 बच्चे फर्स्ट किए हैं। बच्चियाँ, इसमें बच्चियों की भी तादाद काफ़ी है। आराकोट ब्लास्ट मामले में लंबू शर्मा को फांसी की सजा हुई है, जबकि दीगर 7 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 17 अगस्त को 8 लोगों को मुजरिम करार दिया था और आज सजा सुनाई गई। वज़रे के 23 जनवरी 2015 को आराकोट में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक सिपाही और एक खातून की मौत हो गई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें लंबू शर्मा को फांसी की सजा और बाकी जो 7 हैं उनको उम्र कैद की सजा। आर्थिक दंड वगैरह भी है क्या? आर्थिक दंड भी है, सभी सेक्शन के लिए अलग अलग हैं। सभी सेक्शन के लिए अलग अलग हैं, किसी में 5, किसी में 2, किसी में 10, किसी में 25, इस तरह से सभी सेक्शन में अलग है। और कश्मीर में दफ़ा 370 के खात्मे के बाद मरकज़ी हुकूमत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का इरादा कर लिया है। मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया है। उनके ट्वीट का मकसद है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसे सबक सिखाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।